नाज़रीन, हमारी खास पेशकश इलेक्शन एक्सप्रेस में आपका बहुत इस्तकबाल है। मैं हूं हिना जुबैर। आम इंतखाबात अब फैसला कुन मरहले में दाखिल हो चुके हैं। 4 मरहलों की वोटिंग हो चुकी है, 3 बचे हैं। 5वें मरहले के तहत 6 मई को वोटिंग होना है। लीडर चुनावी तशहीर में मसरूफ हो चुके हैं। अगर चुनावी सरगर्मियों की बात करें तो आज क्या क्या हुआ वो जरा हम आपको बताते हैं। जैसे कि शिवसेना ने हिंदुस्तान में भी बुर्के पर पाबंदी का मुतालबा कर डाला, जिस पर सियासी बयानबाजियों का दौर शुरू हो गया। उधर राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस की सरकार आने पर हम आपके मन की बात सुनकर काम करेंगे। वहीं पीएम ने पाकिस्तान पर निशाना साधा और कहा कि दहशतगर्द कमजोर सरकार के इंतजार में हैं। और इलाहाबाद में कांग्रेस के सीनियर लीडर राज बब्बर के जलसे में हंगामा हो गया। तो इलेक्शंस एक्सप्रेस में हम रोज बरोज होने वाली इलेक्शन की सरगर्मियों से आपको करवाते हैं बाखबर। शुरुआत करते हैं। श्रीलंका में ईस्टर के मौके पर हुए धमाकों के बाद मुश्तबा अफराद की तलाश जारी है। इनकी धरपकड़ या इन्हें ठिकाने लगाने का अमल भी शुरू हो चुका है। दूसरी जानिब श्रीलंका की हुकूमत मुमकिना हमले से बचने के इक़दाम भी कर रही है और इस सिलसिले में वहां चेहरा ढकने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। सदर श्रीसेना मैत्रीपाला के इस कदम की सताइश हिंदुस्तान में भी कुछ हलकों में की जा रही है। हिंदू सेना के बाद सियासी जमात शिवसेना ने भी हिंदुस्तान में हिजाब पर पाबंदी का मुतालबा कर डाला है। अपने तर्जुमान सामना के एडिटोरियल में श्रीलंकाई सदर की तारीफ करते हुए शिवसेना के मुताबिक हिंदुस्तानी हुकूमत इस तरह के सख्त फैसले आखिर कब लेगी। शिवसेना ने हिंदुस्तान में अवामी मुकामात पर बुर्के पर पाबंदी लगाने का मुतालबा किया। क्या बात करती है, न्यूजीलैंड में जो सानिया हो उस वक्त वो शख्स कौन से नकाब में मस्जिदों में दाखिल हुआ था? उसके चेहरे पर तो कोई नकाब नहीं था, वो तो सीधे गया था, वो तो अलल ऐलान गया था। उसने तो हिम्मत से दावा दिया था कि वो डायरेक्टली पूरे प्रिपरेशन के साथ चेहरे को खोल कर गया था। तो अगर ऐसे हादसों को रोकना है तो हमें नकाब को बंद नहीं करना चाहिए, वो दूसरे सोर्सेस को देखना चाहिए जिसके जरिए हम अपनी सिक्योरिटी को मजबूत कर सके। दिलों को बदलने की जरूरत है, चेहरे पर नकाब उतारने की जरूरत नहीं है। दिल जो काले पड़ चुके, दिलों में नफरतें जो पैदा की जा रही, ये शिवसेना और बीजेपी सिवाय नफरतें पैदा करने के और कोई काम करते नहीं। हालांकि कुरान तो लोगों में मोहब्बत पैदा करने की बात करता है, कुरान को गलत अंदाज में लोगों को पेश किया जा रहा है। अल्लाह तो कहता है वल काज़िमीन अल गैज़ वल आफ़ीन अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, कि गुस्से पर काबू पाने वाले और लोगों को माफ करने वाले और एहसान करने वालों से अल्लाह मोहब्बत करता है। शिवसेना ने जहां ये कहा है कि बुर्के पर प्रतिबंध लगाया जाए, इसकी वजह से कुछ घटनाएं हो रही हैं, तो शिवसेना का यह कहना बिल्कुल गलत है। क्योंकि इस तरह की घटनाएं या बम ब्लास्ट या आतंकवादी घटनाएं जो होती हैं वो समाज दुश्मन ताकतों की सोच का नतीजा होती है। दूसरी बात यह कि शिवसेना को यही बताना चाहिए कि उसकी जो सहयोगी बीजेपी पार्टी है उसने साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को लोकसभा का टिकट देकर इलेक्शन में उतारा है, जो कि जिस पर आतंकवाद से मुताल्लिक केस चल रहा है। इस पर भी उसे कुछ बोलना चाहिए। उसकी ये दो रुखी पॉलिसी क्यों है? श्रीलंका में बैन किया गया है तो ये गलत है और वहाँ बुर्के की वजह से ये घटना भी नहीं हुई है। ये कुछ लोगों की ऐसी सोच बन रही है कि इस तरह की घटनाएं जो है वो मुसलमानों से जोड़ दी जाती हैं, बुर्के से जोड़ दी जाती हैं, डाई टोपी से जोड़ दी जाती हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। खुद हिंदुस्तान में बहुत से लोग जो इसमें फंसाए गए थे वो अदालत से बाइज्जत बरी हो चुके हैं। और वहीं इस मामले पर बीजेपी लीडर नरसिम्हन राव ने भी अपना रिएक्शन दिया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको दिखाते हैं। श्रीलंका में जिस प्रकार आतंकवादी हमले हुए और उसके बाद इस प्रकार का बैन वहां लगाया गया, हमने पिछले 5 साल प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार के अगुवाई में आतंकवाद को भारत की सीमा के अंदर आने से हम रोकने में सक्षम हुए। कहीं भी किसी प्रकार एक आतंकवादी घटना तक नहीं हुई। यही हमारे सरकार मोदी जी की जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेरर की उसकी नतीजा थी। और किसी प्रकार की बैन लगाने की मेरे विचार से आज कोई आवश्यकता नहीं है।
और वहीं सामना के इस इदारिये में मुसलमानों को फरसूदा और दकियानूसी रिवायतों में जकड़ा हुआ बताया गया। चंद मुस्लिम सियासी लीडरों पर भी इस इदारिये में तबसरा किया गया। असदुद्दीन अवैसी और अबू आसिम आजमी ने शिवसेना के तर्जुमान के मजमून पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया। असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि हिंदुत्ववादी ताकतें आईन की रूह के खिलाफ है। असदुद्दीन अवैसी ने मजमून को ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी भी करार दिया। से रिक्वेस्ट करूंगा कि इनके इस आर्टिकल को वो इमीडिएटली इसका नोटिस लें और ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन है, एमसीसी का ग्रेव वायलेशन है और ये पूरे मुल्क में नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं मुस्लिम खवातीन के खिलाफ और मुसलमानों के खिलाफ। तो इलेक्शन कमीशन को फौरन इसका नोटिस लेना चाहिए। थर्डली, ये पेड न्यूज़ में आता है, ये पेड न्यूज़ में आता है। तो ये तीन चीज़ों का ये ग्रेव वायलेशन है। पोपट मास्टर ने लिखा था कि हम मोदी को हराएंगे, तो पोपट ने कुलाटी मारकर मोदी के साथ चले गए। तो अब हम इन पोपट मास्टरों को उनको ज्ञान दे रहे हैं हम कि उनको जो है सुप्रीम कोर्ट का प्रिवेसी का जजमेंट पढ़ना चाहिए। पढ़ते नहीं है ना ये लोग। उनको 377 सुप्रीम कोर्ट ने निकाल दिया, वो पढ़ना चाहिए। अगर वो समझ में आ गया उनको, तो उनको मालूम होगा कि चॉइस, कैपिटल लेटर्स में कह रहा हूँ शिवसेना के लिए, CHOICE, चॉइस अब हमारे संविधान में एक फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट है। आप जीन्स पहने, आप बुर्खा पहने, नकाब पहने, घूंघट पहने, आप कुछ ना पहने, ये समझने की ज़रूरत है। क्योंकि शिवसेना ने कुलाटी मारकर जो मोदी का हाथ पकड़ लिया, तो पॉलिटिकली उनके पास अब कुछ छुपाने को है ही नहीं, तो इसीलिए ये बकवास कर रहे हैं। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी इजाज़त है। रहा सवाल कि दूसरे कंट्रीज़ का, मुझे दूसरे कंट्रीज़ के बारे में कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान का संविधान, हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स वो लॉ हैं जो शिवसेना पोपट नहीं समझ सकती है। और इस पूरे मामले पर अबू आसिम आजमी ने भी अपना रद्द-ए-अमल दिया है। उन्होंने क्या कहा, आपको दिखाते हैं। आज शिवसेना के एडिटोरियल में मेरा नाम लिखा है। मुझे एक मसला याद आती है कि सूप बोला बोला छलनी बोली जिसमें 100 सुराग। शिवसेना, इनसे बड़ा देश में देश को तोड़ने वाली कोई पार्टी नहीं हो सकती। मैं समझता हूं देशद्रोही सबसे बड़े वो लोग हैं जो इस देश की गंगा जमनी तहजीब को बर्बाद करने पे लगे हुए हैं। मैं पूछना चाहता हूं उद्धव जी से कि सिंघानिया अस्पताल में जब आनंद दीघी जी का इंतकाल हुआ था, तो आप लोगों ने पूरा अस्पताल जला डाला, पूरी सड़कों पे वाहन जला डाला। ये क्या इंटॉलरेंस है? जब आपकी वालिदा मोहतरमा, आपकी मदर की जो मूर्ति लगी शिवाजी पार्क में, उस पर किसी वजहों से कुछ कालिख लग गया, या कोई बच्चे फुटबॉल खेलते शायद चला गया होगा बरसात के दिनों में, आप लोगों ने पूरा महाराष्ट्र दुकानें जला डाली, क्या क्या कर डाला। आप इस देश के संविधान को नहीं मानते और हमें कहते हैं आप लोग सिर्फ और सिर्फ पोलराइज करना चाहते हो और इस देश के संविधान की धज्जियां उड़ाना चाहते हो। हमारे जैसे लोग जो इस देश में हमेशा हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई सबकी एकता चाहते हैं और इस देश के लिए अपनी जान दे देना चाहते हैं, और हमारे ऊपर आप लोग नहीं उठाते हो। आप लोग सिर्फ और सिर्फ वोटों की राजनीति करते हो, इस देश के कानून की धज्जियां उड़ा रहे हो। मुझे अफसोस है कि ऐसी बातें आप लोग करते हैं। और वहीं प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने भी बुर्के पर पाबंदी लगाने वाले शिवसेना के बयान पर अपना रद्द-ए-अमल दिया और कहा कि अवामी जगहों पर बुर्के के इस्तेमाल से परहेज करना चाहिए और मुल्क के तहफ्फुज के लिए अवामी जगहों पर सिक्योरिटी अमले की मदद करना चाहिए। मंत्रोच्चार के बाद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर अपने प्रचार के लिए निकलने वाली हैं। यहाँ सामना में लिखा कि जिस तरह से बुर्के पर प्रतिबंध श्रीलंका में लगा, आप भारत में भी होना चाहिए, ऐसा वो कह रहे हैं। प्रज्ञा ठाकुर क्या सोचते हैं? बिल्कुल, देश की जो आवश्यकता है, देश की सुरक्षा के लिए जो आवश्यकता है, लोकतंत्र का पर्व है, इसकी शुद्धता के और सुरक्षा के लिए जो आवश्यक है, मुझे लगता है ये होना ही चाहिए। से कि आप एयरपोर्ट पर जाते हैं, आपको बुर्का हटाना ही पड़ता है, आप उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं ले सकते, क्योंकि ये देश की सुरक्षा का प्रश्न है। इसी प्रकार से सहज भाव से मैं मुस्लिम वर्ग से, मुस्लिम अपने पंथ के जो लोग हैं, उन सब से आग्रह करती हूँ कि देश को सर्वोपरि मानकर अपनी परंपराओं को लागू करें और स्वतः ये निर्णय लें कि ऐसे स्थानों पर
जहां देश की सुरक्षा का प्रश्न है, आप स्वयं आगे आए और इन परंपराओं का निर्वहन आप निश्चित रूप से करें, लेकिन कानून और देश की सुरक्षा को सर्वोपरि रखें। मतलब बुर्का हटना आपको लगता है कि मुस्लिम महिलाओं की आजादी का प्रतीक होगा? देखिए, मैंने कहा राष्ट्र सर्वोपरि, परंपरा है उसका निर्वहन करते हैं, अच्छी बात है, परंतु जहां राष्ट्रीय विषय आते हैं वहां पर देश की सुरक्षा का विषय आता है, उसका दुरुपयोग कोई ना कर पाए, ऐसा स्वयं उन लोगों को निर्णय लेना चाहिए जो अच्छा है। अगर उस पर कानून बनता है फिर वो पालन करते हैं तो मुझे लगता है कि फिर उसमें होगा जो कुछ होना देश के लिए, लेकिन उसके विषय में कुछ नहीं कह सकती। मेरा मानना है कि ये सहज और सरलता हमारे देश को सर्वोपरि रखकर की जानी चाहिए, वो उचित रहे। मनोज शर्मा, भोपाल, न्यूज़ 18 इंडिया। और इसी पर मजीद अपडेट के लिए हम रुख करेंगे मुंबई का, जहां मौजूद है हमारे रिपोर्टर वसीम अंसारी। वसीम, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से बुर्के पर एक नई सियासत शुरू हो गई है, किस तरह के रद्द अमल वहां पर सामने आ रहे हैं? वसीम, आपको हमारी आवाज आ रही है? हेलो 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 हेलो। वसीम, आपसे जानना चाहेंगे, बुर्के पर जो सियासत शुरू हो गई है उस पर किस तरह के रिएक्शन अब सामने आ रहे हैं? देखिए, जिस तरह से सामना की संपादकीय में बुर्के को लेकर जो स्टेटमेंट दिया गया है, इसे लेकर महाराष्ट्र में खास करके जो मुस्लिम नेता हैं वो काफी नाराज नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस पूरे पहलू को कहीं ना कहीं चुनावी मुद्दा भी बना सकते हैं आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर। लेकिन जिस तरह से अगर शिवसेना की बात करें तो स्टेटमेंट के बाद उनके जो प्रवक्ता है नीलम गोरे, उन्होंने अपना स्टेटमेंट जारी करते हुए कहीं ना कहीं शिवसेना ने इस पूरे मामले से यू टर्न ले लिया है। उनका साफ तौर पर यह कहना था कि जो सामना के संपादकीय में लिखा गया है ये महज उनका व्यक्तित्व पर्सनल ओपिनियन हो सकता है, पार्टी का कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है। तो कहीं ना कहीं शिवसेना इस पूरे मामले से बचने की कोशिश कर रही है। लेकिन इससे पहले भी देखा गया है कि जिस तरह से सामना की संपादकीय में चाहे बीजेपी के खिलाफ इससे पहले लिखने की बात हो या मुसलमानों को लेकर है, उन जो स्टेटमेंट्स आते थे उन सारे स्टेटमेंट को उनके जो नेता है समर्थन करते थे। लेकिन इस बार जो बुर्के को लेकर जिस तरह से सामना की संपादकीय में कई ऐसे मुद्दे हैं जो मुस्लिम समाज को कहीं ना कहीं तकलीफ दे सकते हैं, उनके दुख व्यक्त कर सकते हैं। तो इसे देखते हुए शिवसेना के जो नेतागण हैं उस पूरे मुद्दे से बचते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि कुछ ही महीनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। 4 चरण के चुनाव भले ही लोकसभा के यहाँ हो चुके हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव हो सकते हैं पिछले अगले कुछ महीनों में। तो इसे भी देखकर शिवसेना ने यू टर्न लिया। लेकिन जो मुद्दे उन्होंने रखे थे उसे लेकर कहीं ना कहीं हर जगह उनकी निंदा की जा रही है कि शिवसेना के जो लोग हैं इस तरह की जो बातें कर रहे हैं, बुर्के पर पाबंदी की बात कर रहे हैं, ये काफी गलत है। श्रीलंका में जिस तरह से बंदी लगाई उसका तर्क दिया गया है, न्यूजीलैंड का तर्क दिया गया है, ऑस्ट्रेलिया का तर्क दिया गया है। वसीम, यहाँ हम आपसे ये जरूर जानना चाहेंगे कि जो भी बड़े मुस्लिम लीडर हैं उनका जो सख्त रद्द अमल सामने आया है, रिएक्शन, उसके बारे में बताइए। देखिए, जिस तरह से बड़े नेताओं की बात करें, मुस्लिम नेताओं की, तो इस पूरे मामले को उन्होंने निंदा की है। साफ तौर पे कहीं ना कहीं वो शिकायत भी करने वाले हैं इस पूरे मामले को लेकर चुनाव आयोग से कि कहीं ना कहीं ये जो न्यूज आई है ये पेड न्यूज भी हो सकती है, और साथ ही जिस तरह से एक पूरा माहौल शांतिपूर्वक है लेकिन उसे कहीं ना कहीं खराब करने की कोशिश की जा रही है। देखा जा रहा है कि अगला चुनाव यूपी में भी है, तो वहां के जो नेतागण है उन्हें भी वो फायदा देने की कोशिश की जाए। तो मुस्लिम नेता खास करके नाराज नजर आ रहे हैं और इसकी शिकायत करने की तैयारी में जुटे हैं। जी वसीम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम तर बातचीत के लिए। तो नाज़रीन, ये थे हमारे रिपोर्टर मुंबई से वसीम अंसारी, जिनका साफ तौर पर कहना था कि शिवसेना का जो ये एडिटोरियल में लिखा गया है बुर्के पर पाबंदी, उसकी हर तरफ से मजम्मत ही की जा रही है। बहरहाल चुनावी मौसम है, इस तरह के बयानात, इस तरह की बातें सामने आती रहेंगी और इन्हीं तमाम चीजों से हम आपको अपने बुलेटिन्स में रूबरू भी करवाते हैं। और जिस तरह से बुर्के की लगातार हम बात कर रहे हैं, अब बीजेपी लीडर गिरिराज सिंह का मुतनाज़ बयान बुर्के के ऊपर सामने आ गया। चुनाव में बुर्के में रहकर वोटिंग पर रोक लगनी चाहिए, गिरिराज सिंह ने ये कहा है। गिरिराज सिंह ने आगे ये कहा कि बुर्के में बोगस वोटिंग होती है, और फिर उन्होंने श्रीलंका में हुए धमाके का हवाला दिया और कहा कि बुर्के की आड़ में श्रीलंका में धमाका हुआ है। तो लगातार हम आपको बता रहे हैं कि बुर्के को लेकर एक नई सियासत, एक नई बयानबाजी शुरू हो गई है, और अब इसमें
एक और नाम बीजेपी लीडर गिरिराज सिंह का भी शामिल हो गया है, जो अक्सर मुतनाज़ बयानात देते ही रहते हैं। अब उन्होंने फिर से कह डाला है कि बुर्के में चुनाव में वोटिंग पर रोक लगनी चाहिए, क्योंकि बुर्के में बोगस वोटिंग होती है। और इसके लिए उन्होंने श्रीलंका में हुए धमाके का हवाला भी दिया है। सियासी लिहाज से अमेठी लोकसभा सीट बेहद अहम है। ये सीट दीगर पार्टियों की लाख कोशिशों के बावजूद कांग्रेस की ही झोली में जाती है। खास रिपोर्ट। यूपी में अमेठी का सियासी फ्रेम ऐसा है जिसमें सिर्फ एक ही तस्वीर फिट बैठती है। चुनावी मौसम में जब उस फ्रेम में गांधी खानदान के किसी मेंबर की तस्वीर डाल दी जाती है तो बाकी पार्टियों की तस्वीर की तासीर खत्म हो जाती है और गांधी खानदान के मेंबर यहां रिकॉर्ड वोटों से जीतकर पार्लियामेंट पहुंचते हैं। मुल्क के बाकी इलाकों में भले ही मोदी लहर नजर आए, लेकिन ये लहर अमेठी पहुंचते ही कम होने लगती है। यहाँ गांधी खानदान की जड़ें काफी मजबूत हैं। तभी तो 2014 की लोकसभा चुनाव में मोदी लहर पर सवार बीजेपी कमल खिलाने से महरूम रह गई। अमेठी लोकसभा सीट 1967 में वजूद में आई। 1999 में सोनिया गांधी ने यहाँ से चुनाव जीता और 2004 से राहुल ने लगातार 3 बार यहाँ से जीत हासिल की है। हालांकि इस बार यहाँ के वोटरों का मिजाज कुछ अलग सा लग रहा है। अमेठी लोकसभा सीट के समीकरण की बात की जाए तो अमेठी लोकसभा सीट पर दलित और मुस्लिम वोटर्स किंग मेकर के किरदार में है। मुस्लिम वोटर्स करीब 4 लाख के करीब हैं। तकरीबन 3.5 लाख वोटर दलित हैं। इस सीट पर अभी तक 16 लोकसभा इंतखाबात और 2 ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं। इनमें से कांग्रेस ने 16 बार जीत दर्ज की है। अमेठी लोकसभा सीट के तहत 5 असेंबली सीटें आती हैं। 2017 के असेंबली चुनाव में 5 सीटों में से 4 सीटों पर बीजेपी का कब्जा रहा और कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली थी। राहुल गांधी अमेठी से लगातार तीसरी बार मेंबर पार्लियामेंट हैं। लगातार अमेठी के दौरे पर रहते हैं और वहां के वोटरों से मुलाकात करते हैं। इस बार भी अमेठी से राहुल गांधी उम्मीदवार हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले सब कुछ बदल गया है। बीते 5 सालों में राहुल गांधी ने खुद को पीएम मोदी के खिलाफ तैयार किया है और अपनी छवि को सवाल पूछने वाले के तौर पर बनाया है। अमेठी पर कब्जे के लिए बीजेपी लगातार कोशिश में जुटी हुई है। इस सीट से बीजेपी उम्मीदवार रही स्मृति ईरानी ने चुनाव हारने के बाद भी अपनी सियासी हलचल में कोई कमी नहीं आने दी। स्मृति लगातार अमेठी का दौरा करती रही हैं। अमेठी को कांग्रेस का मजबूत गढ़ माना जाता है। ऐसे में किसकी कोशिश कितना रंग लाती है, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। और नाज़रीन, अब हम आपको सीधे लिए चलते हैं नू मेवात, जहां हमारा खुसूसी प्रोग्राम सियासी जंग का प्लेटफॉर्म जो है वो सज चुका है। यहां पर मुख्तलिफ सियासी लीडर मौजूद होते हैं और लोग इनसे सवाल करते हैं। तो चलिए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज़ 18 उर्दू के सीनियर एडिटर तहसीन मुनव्वर के साथ। मैं ये चाहता हूं कि मैं इन लोगों से विनती भी करता हूं कि नौजवान साथी कम से कम अपना भविष्य चुने। ये पहली सरकार आई है जिसने निस्वार्थ हरियाणा में नौकरी दी है, बगैर स्वार्थ के। ये पहली सरकार, आऊंगा आपके पास, आऊंगा, पहली सरकार है जिसने रोजगार दिया है। यहाँ हमारे यहाँ पहले कोई एसडीएम नहीं लगा, मेरे गांव का टाई का एसडीएम लगा है। 250 वो तो अपनी मेहनत से यूपीएससी करके आएगा या आपने पीछे से पूछ लिया? लेकिन नहीं, आप लोग क्या यूपीएससी में सिलेक्शन करवाते हैं क्या? वही उसी बात का मैं जवाब दूंगा कि यहाँ जो है किसी का साथ भेदभाव नहीं, पर्ची सिस्टम नहीं। यहाँ तो उसकी जो क्षमता है वो क्षमता के हिसाब से आया है। हाँ। लेकिन उसने पहले भी टेस्ट दिया था। मैं इसलिए कह रहा हूँ, उस लड़के ने पहले भी टेस्ट दिया था, क्षमता पहले भी थी, लेकिन उसको नेग्लेक्ट किया गया। हमारी सरकार ने जो क्षमता है जिसके अंदर, उसको एक्सेप्ट किया है और बगैर भेदभाव की नौकरी दी है। चलिए मैं एक बात आपसे पूछता हूँ, जैसे दिल्ली में जामिया हमदर्द है, बॉम्बे में हज हाउस है, जामिया मिल्ला इस्लामिया है, ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया है, वहां पर यूपीएससी के लिए बच्चों की कोचिंग करवाई जाती है और बहुत मजबूती के साथ करवाई जाती है। क्या आपकी अगर सरकार दोबारा आती है या आपकी अभी सरकार यहां पर है, आप ठक्कर साहब से कहकर यहां मेवात में यूपीएससी की तैयारी के लिए मेवात के बच्चों के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट खुलवाएंगे? जरूर खुलवाएंगे। आपने जो ये कहा बहुत अच्छी बात है, इसकी जरूरत है, इसका हम जरूर जो है प्रस्ताव रखेंगे, करवाएंगे इसमें।
जी सर, योगेश शर्मा जी, इन्हें ले लो चाहे उन्हें ले लो, वो कह रहे हैं कि सब चाहे किसी को भी ले लो, सब एक जैसे ही होते हैं। लेकिन बात यह है कि कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। मैं आपके पास आऊंगा दोस्त, अभी इसके बाद आप ही लोगों का नंबर है। हमारे अभी सम्मानित साथी नौकरी के विषय पे बात कर रहे थे, मैं थोड़ा सा टाइम लूंगा आपका। इन्होंने जो 5 साल पहले वादे किए थे, 2 करोड़ देश में और 2 लाख प्रति वर्ष हरियाणा प्रदेश में नौकरी देने का वादा किया था, और 2 लाख के हिसाब से 5 साल में 10 लाख नौकरी अब तक इन्हें दे देनी चाहिए थी। लेकिन इनने गलती से अभी पिछले टाइम MSc MBA जो पढ़े लिखे हरियाणा प्रदेश के सम्मानित युवाओं को चपरासी की नौकरी 66,000 दे के ऐसा एहसान धरा है हरियाणा प्रदेश की जनता पे, चाहे इनका CM हो चाहे इनके मंत्री हो, सिर्फ और सिर्फ 66,000 की बात कर रहे हैं। उनके हाथ में चपरासी बना के पानी के गिलास, उन्हें झाड़ू मारने पे हरियाणा प्रदेश के युवाओं को इन्होंने मजबूर कर दिया, जिसकी ये वाहवाही लूटते हैं। अब मैं आता हूं कि सांसद के क्या काम होने चाहिए। आज ये लोकसभा का चुनाव हमारे बीच में है, इस लोकसभा के चुनाव में सांसद की जिम्मेदारी क्या बनती है। मैं गर्व से कह सकता हूं हरियाणा प्रदेश ही नहीं, भारतवर्ष की संसद में ये रिकॉर्ड में दर्ज है कि भारत देश में पूरे में अगर किसी सांसद ने 689 क्वेश्चन 5 साल में उठाए तो माननीय दुष्यंत चौटाला ने उठाए। 225 गांवों में 227 पानी के टैंकर आज तक का इतिहास है भारत देश का, किसी ने पहुंचाए तो दुष्यंत चौटाला ने पहुंचाए। हिसार में पहली बार, देश में पहली बार ये हुआ है कि आज मेवात की ये सम्मानित जनता अगर किसी को बाहर जाना है तो इन्हें पासपोर्ट के लिए दिल्ली जाना पड़ता है। सांसद दुष्यंत चौटाला ने हिसार में पासपोर्ट कार्यालय खुलवाकर हिसार की जनता को यह सम्मान दिया कि आपको दिल्ली धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। वाईफाई से गांवों को जोड़ने की बात हो, लेकिन मैं मेवात पे विशेष तौर पे दोबारा आना चाहता हूं। मैं फिर पूछना चाहूंगा इनसे, आप कह रहे थे कि बहुत लंबी लिस्ट बना रखी है, मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं जो काम जमीन पे करेगा उसे लिस्ट लिख के लाने की जरूरत नहीं होती, वो जनता को दिखाई देते हैं काम। खड़ा होकर कोई साथी बताए बीच में जो ये बरगला रहे हैं, जो ये झूठे आश्वासन इसी तरह इन्होंने 5 साल पहले दिए, अब फिर नहीं, वो तो कह रहे हैं लिस्ट इतने काम कर दिए कि याद रखना मुश्किल हो रहा है, उनके साथ तो परेशानी है। एक भी काम अगर हमारा सांसद गिनवा दे कि मैंने मेवात के लिए ये किया है। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, ये हरियाणा के इतिहास में पहला सांसद है जिसकी ग्रांट लैप्स हुई है, वापस गई है, किसी के भी काम नहीं आई। पिछली बार इन्होंने वादा किया था कि रेल में बैठ के वोट मांगने आऊंगा, अब किस मुंह से हमारी मेवात में ये वोट मांगने आएगा, मुझे बताया जाए। और आपको बात बता दूं, इनसे बात करो हॉस्पिटल की, ये जवाब देते हैं रोडों का। पंडित जी ने क्वेश्चन पूछा कि हॉस्पिटल में हमारे डॉक्टर्स नहीं है, गायनी की नर्स नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है, ये जवाब दे रहे रोडों का। रोड हमारा अगर आप नूह से लेकर रामगढ़ तक का 4 लाइन करवा देते तो हर महीने लगभग 30 से 35 एक्सीडेंट और 30 से 35 मौत इस रोड पर होती हैं। ये हमारा रोड का विकास है। नहीं, वो बात तो वो भी कहते थे कि ये मैं आपके पास आऊंगा शाहिद भाई, जिस तरह रोड की उन्होंने रमजान साहब ने भी कहा कि मतलब खूनी सड़क हो गई है, उसका नाम मुझे किसी नॉवेल का प्लॉट नजर आता है, खूनी सड़क। तो ये मतलब क्या हम लोग इतने बेहिस हो चुके हैं कि जहां पर रोजाना हादसे हो रहे हैं, समाज मिलकर भी उसको नहीं रोक पाता है, या उसके लिए भी सरकार की ही जरूरत पड़ती है? सरकार कुछ क्यों नहीं कर पाती है? मैं जो फकरू भाई कह रहे हैं उस बात का मैं जवाब दे रहा हूं। पिछली सरकार में आफ्ताब अहमद यहाँ से मंत्री हुआ करते थे, उसने इस रोड की आधारशिला भी रखवाई थी, पिछली सरकारों की बात है। उसके बाद फकरू भाई भी हमारी पार्टी में थे, अभी 6 महीना पहले हमारी पार्टी से गए हैं। और ये जो हमारा मंत्री है पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर है, उसके बहुत खास माने जाते थे। तब तो ये अंदर की बहुत जानते होंगे, इनसे तो खोद के निकलवाना पड़ेगा। इसके अलावा जी, जो ये हमने 90,000 करोड़ का जो रोड मुंबई एक्सप्रेस में जो दिया है,
इसको देने के बाद कुछ ऐसा लगा कि ये समस्या इस रोड से हल हो जाएगी। लेकिन ये दोबारा इस बात पे चर्चा हुई है कि भाई ये रोड भी जरूरी है, वो बड़ा रोड देना भी जरूरी था, लेकिन उसके साथ में ये रोड भी है, तो ये रोड भी हम जल्दी इसको पूरा करवाएंगे इंशाल्लाह। कोई ज्यादा टाइम इसमें नहीं लगेगा, ये हमारा वादा है। तो नाज़रीन, आपको दिखा रहे थे बराह रास्त हरियाणा की मेवात से न्यूज़ 18 उर्दू का बेहद खास प्रोग्राम सियासी जंग। लगातार हम आपको मुल्क के मुख्तलिफ जो इलाके हैं वहां से सियासी मंजरनामा पेश कर रहे हैं। सीनियर एडिटर तहसीन मुनव्वर जो है वो तमाम जो वहां की आवाम होती है और जो लीडर होते हैं दोनों को आमने सामने रख के बहुत ही दिलचस्प मंजरनामा पेश करते हैं। आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी हरीश रावत ने कहा कि इंतखाबी तशरीर में खुलकर ज़ाब्ते अखलाक की हो रही है, इलेक्शन कमीशन को खुद इस सिलसिले में एक्शन लेना चाहिए था। हमारी साथी रंजीता झा ने इस सिलसिले में हरीश रावत से खास बातचीत की। सचिव हरीश रावत हमारे साथ है बात करने के लिए। रावत जी, कांग्रेस लगातार चुनाव आयोग में ये शिकायत करती रहती है कि अलग अलग जिस तरह से यात्राएं हो रही हैं, रैलियां हो रही हैं, पीएम जिस तरह के भाषण देते हैं या अमित शाह जिस तरह का भाषण देते हैं, लेकिन चुनाव आयोग लगातार उनको क्लीन चिट देती जा रही, कह रहे नहीं पीएम मोदी ने कभी भी आचार संहिता का उल्लंघन नहीं किया है। हमें आश्चर्य है कि अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी उसी गाइडलाइन का उल्लंघन कर रहे हैं जो सैनिकों और सैन्य पराक्रम और शहीदों को के नाम का चुनाव में उपयोग न करने को लेकर के चुनाव आयोग ने जारी की थी और निरंतर उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। उनके एक मुख्यमंत्री ने तो यहाँ तक कह दिया कि भारतीय इंडियन आर्म फोर्सेस के बजाय ये मोदी सेना है। और जिस प्रकार से हर चीज़ में बालाकोट का, हर चीज़ में शहीदी का जिक्र किया जा रहा है और अपने विरोधियों को पाकिस्तान समर्थक और देश को दो हिस्सों में बांटने की कोशिश हो रही है कि एक मोदी समर्थक हैं, जो मोदी समर्थक नहीं हैं वो देश के खिलाफ हैं। तो ये सब चीज़ें जो है बहुत खतरनाक प्रवृत्ति है। चुनाव आयोग को एक निष्पक्ष अंपायर के तौर पर इसका स्वयं संज्ञान लेना चाहिए था। और जिस तरीके से 3-4 दिन पूरे मीडिया को कैप्चर किया गया वो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। जिस प्रकार से पूरे बिहार और उत्तर प्रदेश से लोगों को जुटा करके रोड शो किया गया, वो सत्ता के अहंकार का प्रदर्शन भी था, लेकिन साथ साथ चुनाव संहिता में जो खर्च की सीमा बांधी गई है उसका भी स्पष्ट वायलेशन दिखाई दे रहा है और उस पर भी चुनाव आयोग मौन है। चुनाव आयोग संज्ञान नहीं ले रही है इतनी शिकायतों के बावजूद भी, तो चुनाव आयोग की विश्वसनीयता कितनी खत्म होती दिख रही है आपको? मैं तो एक ज्वलंत प्रमाण है हमारे असम का। असम में गुवाहाटी के अंदर जो वहाँ भाजपा की उम्मीदवार हैं उनकी बेटी ही उसके बगल की कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में काम कर रही है और लोगों के एड्रेसेस में लास्ट मिनट चेंजेस दिखा करके, टेक्निकली चेंजेस दिखा करके चुनाव आयोग की संहिता की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आप जो है अनयूज्ड ईवीएम्स को वहीं स्टोर कर दे रहे हैं जहां आपने यूज्ड ईवीएम्स को स्टोर किया है। हम आपत्ति उठा रहे हैं तो न स्टेट इलेक्शन ऑफिसर कोई संज्ञान लेता, न चुनाव आयोग कोई संज्ञान लेता। तो ये सब चीज़ें चीख करके कह रही हैं कि कुछ गड़बड़ है। कैमरा पर्सन नागेंद्र के साथ रंजीता झा, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और कांग्रेस लीडर कपिल सिब्बल ने पीएम नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट देने पर इलेक्शन कमीशन के ताल्लुक से कहा कि इलेक्शन कमीशन के किरदार पर 23 मई के बाद ही बातचीत होगी। हमारी साथी रंजीता ने कपिल सिब्बल से खास बातचीत की। वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल हमारे साथ है बात करने के लिए। सिब्बल जी, चुनाव आयोग ने पीएम मोदी को क्लीन चिट दे दिया है। चुनाव आयोग का ये कहना है कि पीएम ने कभी भी आचार संहिता का उल्लंघन नहीं किया है। संदर्भ है कि गुजरात में जो उन्होंने भाषण दिया था जिसमें सेना के शौर्य की बात वो कर रहे थे, उस पर चुनाव आयोग ने क्लीन चिट दिया है। यही तो मैं कह रहा हूं कि हमने ये मालूम था कि एक तरफ तो चुनाव आयोग कहती है कि शहीदों के नाम पे आप मतदाता के पास नहीं जा सकते, और दूसरी तरफ कहती है कि जब मोदी जी कहते हैं कि अगर आप अभी आप सोच समझ के जो युवा लोग हैं शहीदों की कुर्बानी को देखकर वोट करें, तो या तो इनका जो
डायरेक्शन है चुनाव आयोग का, ये मोदी जी के ऊपर लागू नहीं है। तभी तो मैंने कहा जो मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट है इस देश में, वो मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट नहीं है, वो मोदी कोड ऑफ कॉन्डक्ट है। जो मोदी पे कोई मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट मोदी पे तो लागू होगा ही नहीं। अगर मोदी जी कह दें कि भाई 40 विधायक हमारे टच में हैं पश्चिम बंगाल में, तो वो भी ठीक ठाक है। मोदी जी जो भी करें वो सब ठीक ठाक है, क्योंकि जो पहले ज़माने में जो राजा महाराजा कुछ भी वक्तव्य देते थे तो उनके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता। तो आज के देश के ज़मींदार, देश के महाराजा आज मोदी जी है ना। लेकिन चुनाव आयोग की जो ये दोहरी मापदंड है उसको किस तरह से देखते हैं, क्योंकि जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है एक निष्पक्ष चुनाव कराने की। ये तो अब जनता तय करेगी और 23 मई के बाद तय होगा कि किस तरह से चुनाव आयोग ने भूमिका अपनी निभाई। चर्चा होगी, पार्लियामेंट में चर्चा होगी और थोड़ा बहुत आईना उनको दिखाया जाएगा। सर, एक दूसरे संदर्भ में सवाल है, जिस तरह से आज आपने ट्वीट भी एक किया है, 2014 की याद आप दिला रहे हैं कि 2014 में कौन सी गलती हुई। 4 चरण का चुनाव खत्म हो चुका है, अभी चुनाव बाकी ही है, किस तरह से देख रहे हैं इस? मैंने तो कहा था कि आज की स्थिति में जो चुनाव का सच है वो क्या है। चुनाव का सच क्या है? चुनाव का सच है गोदी मीडिया, मोदी फोबिया, जमीर सो गया, विश्वास खो दिया, और जो तो 2014 में गलती की थी इसी वजह से हुआ। अब देखते हैं, क्योंकि 23 मई को अगर जनता ने मोदी जी को बनवास दे दिया तो निश्चित रूप से जो लड़खड़ाता हमारा लोकतंत्र है उसको हम प्रयास करेंगे कि अपने पैरों पे खड़ा हो। धन्यवाद। कैमरा पर्सन नागेंद्र के साथ रंजीता झा, न्यूज़ 18 नेटवर्क। कांग्रेस सदर राहुल गांधी ने सीतापुर में अवामी रैली से खिताब करते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार आने पर किसानों के लिए अलग से बजट बनेगा और ये सरकार गरीबों के लिए, किसानों के लिए ही काम करेगी। बजट बनता है, लोकसभा में बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बैठ के नोट्स लेते हैं, हमारे लिए सरकार ने ये किया वो किया। राहुल जी, 2 बजट बनने चाहिए। साल की शुरुआत में हमें बता दीजिए, कागज पे लिखकर, बजट में लिखकर बता दीजिए कि किसानों के लिए आप क्या कर रहे हो, सीतापुर के गन्ना किसानों के लिए क्या कर रहे हो, कहां कहां शुगर फैक्ट्रियां लग रही हैं, कितना पैसा शुगर फैक्ट्री में जा रहा है, क्या दाम मिलेगा, कितना मुआवजा मिलेगा, कितना बोनस मिलेगा, पूरा का पूरा हमें साल के शुरुआत में बताइए। अरे भाई, कैसे करें? राहुल जी, 2 बजट बनाइए। एक बजट नेशनल बजट हो और उसके बाद नहीं, उसके पहले लोकसभा में किसानों का बजट पेश हो। शानदार आइडिया। आपने ऑर्डर दिया, हमने स्वीकार किया। 2019 में 2 बजट बनेंगे। पहला बजट किसानों का बजट होगा, उसमें आपको पूरा पता लग जाएगा हिंदुस्तान की सरकार आपके लिए क्या करने जा रही है। दूध का दूध, पानी का पानी, इतना कर्जा माफ, इतनी एमएसपी बढ़ाई जाएगी, यहां पे फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगेंगे, और उसके बाद में नेशनल बजट। हम आपकी मन की बात सुन के काम करना चाहते हैं। आप हमें ऑर्डर दो, हम काम करेंगे। चौकीदार लाल किले से कहता है, लाल किले से कहते हैं, मेरे आने से पहले हाथी सो रहा था, मेरे आने से पहले हिंदुस्तान में कुछ नहीं हुआ। आपके माता पिता, आपके दादा दादी का अपमान करते हैं। हिंदुस्तान को कोई एक व्यक्ति नहीं बनाता है, एक व्यक्ति नहीं चलाता है। हिंदुस्तान को हिंदुस्तान के किसान अपना खून पसीना देके चलाते हैं। मजदूर, बेरोजगार युवा, छोटे बिजनेस वाले, सब के सब मिलकर हिंदुस्तान को चलाते हैं। और जब हमारा प्रधानमंत्री चौकीदार लाल किले से कहता है कि मेरे आने से पहले कुछ नहीं हुआ, वो आप सबका अपमान करता है। हम जानते हैं कि ज्ञान आप में है और हम आपके साथ काम करना चाहते हैं। बेरोजगारी की मैंने बात की, थोड़ी और करना चाहता हूं। न्याय योजना लाखों करोड़ों युवाओं को रोजगार देगी, फैक्ट्री चालू करेगी, मगर वो काफी नहीं है। मैंने पता लगाया 22 लाख सरकारी नौकरियां
आज की बेरोजगारी में 22 लाख सरकारी नौकरियां नरेंद्र मोदी ने नहीं खोली भरी। मैं आपको स्टेट से गारंटी करता हूं 1 साल के अंदर 22 लाख नौकरियां आपको हम पकड़ा देंगे। 10 लाख युवाओं को पंचायतों में रोजगार दिया जा सकता है। 10 लाख युवाओं को पंचायतों में हम रोजगार दिलवा देंगे। और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अंबेडकर नगर में अवामी रैली से खिताब किया। यहां उन्होंने अपोजिशन पार्टियों को सख्त तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि इन पार्टियों ने मजदूर भाई बहनों की परवाह नहीं की। वो दिन हम कैसे भूल सकते हैं जब देश में आए दिन कहीं न कहीं आतंकी हमला होता था। भाई और बहनों, बीते 5 वर्ष में इस तरह के धमाकों की खबर आनी बंद हो गई है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आतंकी खत्म हो गए हैं। आतंकी फैक्ट्रियां तो हमारे पड़ोस में अभी भी चल रही है और वहां तो एक ही उद्योग है, आतंक को एक्सपोर्ट करना, आतंकवादियों को एक्सपोर्ट करना। हमारे पड़ोस में यही कारोबार चलता है। ये आतंकी देश में एक कमजोर सरकार के इंतजार में है। ये मौके की ताक में बैठे हैं, इसलिए जैसे सड़कों पर लिखा रहता है, जब हम टेढ़ी मेढ़ी सड़क पे जाते हैं ना तो लिखा रहता है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। भाइयों बहनों, ये आतंकवाद का खेल भी ऐसा ही है। सावधानी हटी नहीं कि मौत का बुलावा आया नहीं। साथियों, ये बात इसलिए भी अहम है क्योंकि सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, कोई भी महामिलावटी हो, ये आतंक पर नरमी का इनका पुराना रिकॉर्ड रहा है। हमारी सुरक्षा एजेंसियां आतंक के मददगारों को पकड़ती थी और ये वोट के लिए उनको छोड़ देते थे। आज ये सभी कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने अमेठी में लोगों से खास मुलाकात की और वहां उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना भी साधा और कहा कि पीएम बेफजूल की बातें करते हैं। प्रियंका गांधी ने अपने अंदाज में क्या कुछ कहा है, आइए आपको दिखाते हैं। और आप तरह तरह की ऐसी फिजूल की बातें उठा रहे हैं चुनाव के समय जो जनता से कोई मतलब नहीं रखती। पाकिस्तान की बात करने में कोई फायदा नहीं है। पाकिस्तान अच्छा है, आप पाकिस्तान से आप सुरक्षित रख रहे हैं, अच्छा है आप सब कर रहे हैं, लेकिन जब चुनाव में आए जनता के सामने तो यह बात करिए ना कि अपने खेतों को सुरक्षित कैसे रखेंगे। ये बात करिए ना कि जनता की क्या समस्याएं हैं। नौजवान को बताइए कि नौजवान के लिए आपने रोजगार क्यों दिए। और कोई ऐसा नेता नहीं है जो प्रधानमंत्री बनेगा जो देश को बचा के नहीं रखेगा, लेकिन चुनाव के समय जनता की सुरक्षा भी जरूरी है, सबसे महत्वपूर्ण है। महिलाओं की सुरक्षा महत्वपूर्ण है, किसान की सुरक्षा महत्वपूर्ण है, नौजवान की सुरक्षा महत्वपूर्ण है। और सुरक्षा का मतलब क्या है कि नौजवान सक्षम बने, नौजवान को रोजगार मिले, उसे अपनी आवाज उठाने की उसकी शक्ति हो, अपने अधिकारों के लिए लड़ने की शक्ति हो, कि किसान शक्तिशाली बने, दुख में है, पीड़ा में है तो उसकी सहायता हो। यही तो किसान की सुरक्षा है। तो इन चीजों के बारे में आप बात नहीं करेंगे, आप बड़ी बड़ी बातें करेंगे। अलग अलग देशों में जाएंगे, अमेरिका में जाएंगे, जापान में जाएंगे, किसी से वहां गले लग जाएंगे, अमेरिका के राष्ट्रपति से गले लग जाएंगे आप, लेकिन वाराणसी के किसी गांव में किसी परिवार के पास जाके आप नहीं गले लग सकते। तो इस तरह से अगर ये राजनीति चलती रहेगी तब आप देखेंगे कि चुनाव में यही प्रचार होंगे और फिर गलत काम होंगे। गलत काम कौन से? कि जनता को में एक दूसरे पे शक फैलाना,
भय फैलाना, जब नौजवान प्रदर्शन करता है या जनता अपना हक मांगती है तो उसकी आवाज दबाना, जेल भिजवाना। मैं तो यहाँ उत्तर प्रदेश में मैं शिक्षा मित्रों से मिली हूँ जिन पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाया गया है। इन्होंने कहा आप देशद्रोही हो। और वहीं बाराबंकी में एसपी सदर अखिलेश यादव और बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अवामी रैली से खिताब किया और बीजेपी और दीगर पार्टियों पर निशाना भी साधा। कारों के चलते हुए अब इनका विकास व उत्थान होना भी लगभग बंदशाई हो गया है और अब इन पर हर स्तर पर आए दिन हो रही जुर्म जाति भी यह काफी ज्यादा चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। इन लोगों के अलावा इस सरकार में यहाँ अपर कास्ट समाज में से विशेषकर गरीब लोगों की भी हालत हमें कोई खास अच्छी नजर नहीं आती है। इसके साथ ही इनकी केंद्र की सरकार ने देश में खासकर नोटबंदी व जीएसटी को जिस प्रकार से बिना पूरी तैयारी के ही इसे बहुत जल्दबाजी में लागू किया है तो उससे अब यहाँ पूरे देश में गरीबी एवं बेरोजगारी और भी ज्यादा बढ़ी है और इससे छोटे एवं मध्यम वर्गीय व्यापारी वर्ग अभी भी यहाँ काफी ज्यादा दुखी हैं। देश की अर्थव्यवस्था पर भी इसका लगातार काफी बुरा प्रभाव पड़ रहा है। भ्रष्टाचार भी हर स्तर पर इस सरकार में काफी ज्यादा बढ़ा है जिससे हमारे यहाँ रक्षा सौदे तक भी अछूते नहीं रहे हैं। इसके अलावा केंद्र की वर्तमान भाजपा सरकार में भी अपने देश की सीमाएं अभी तक भी पूरे तौर से सुरक्षित नहीं हैं, जिसकी वजह से ही यहाँ आए दिन आतंकी हमले होते रहते हैं जिससे अपने देश के अभी तक यहाँ काफी ज्यादा जवान भी शहीद हो चुके हैं। अब वो सीटें नहीं गिन पा रहे हैं, उनके पास कोई रास्ता नहीं है सीटों गिनने का। ये लग रहा है कि इस बार गठबंधन के इस तूफान ने सबका सफाया कर दिया है, कोई सामने नजर नहीं आ रहा। बताओ सफाया हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और याद रखना साथियों, हमारे किसान हैं गरीब, अब न खून पसीना बहा कर करके मेहनत कर करके आज आगे बढ़ना चाहते हैं। उनके भविष्य को अगर किसी ने रोका तो पहले कांग्रेस पार्टी की गलत नीतियों ने रोकने का काम किया और आज उसी रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी चल रही है। अभी आए थे आपके यहां प्रधानमंत्री, बताओ किसान भाइयों क्या बोल के गए? किसी किसान की 1.5 गुनी आय हुई हो तो बता दो हमें। बताओ जो लागत है उसकी आपको आमदनी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? हमारे किसान की आमदनी नहीं बढ़ी, आय नहीं 2 गुनी हुई और उनकी गलत नीतियों के कारण आज किसान बर्बाद हो गया। आज देश के अगर आंकड़े निकालें हम तो बड़ी पैमाने पे किसान हमारा आत्महत्या कर रहा है, मजदूर आत्महत्या कर रहा है। ये हमारे तमाम नौजवान जिन्हें नौकरी से निकाल दिया गया वो आत्महत्या कर रहा है। कांग्रेस के रियासती सदर राज बब्बर के इलाहाबाद मुस्लिम अक्सरती इलाकों में चुनाव प्रचार के दौरान कारकुनान में जबरदस्त अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। राज बब्बर फूलपुर और इलाहाबाद पार्लिमानी हलके से कांग्रेस के उम्मीदवार पंकज निरंजन और योगेश शुक्ला की हिमायत में जलसा करने आए थे। शहर के मंसूर अली पार्क में जैसे ही राज बब्बर पहुंचे, वहां मौजूद कांग्रेस के ही कारकुनों के दरमियान स्टेज पर पहले पहुंचने और स्टेज पर से तकरीर करने का गोया एक मुकाबला शुरू हो गया। जलसे में दोनों उम्मीदवारों के साथ साथ कांग्रेस के साबिक रियासती सेक्रेटरी फजील हाशमी और शहर कांग्रेस कमेटी के सदर नफीस अनवर के साथ भी धक्का मुक्की देखी गई। जलसे में बढ़ते हंगामों को देखकर राज बब्बर खुद सामने आए और फिर उन्होंने सूरत हाल को कंट्रोल किया। जलसे में भीड़ न होने पर भी राज बब्बर काफी नाराज दिखाई दे रहे थे।
झारखंड कांग्रेस के तर्जुमान कुमार राजा ने वाजे किया कि रियासत के मुसलमानों में कांग्रेस के तई कोई नाराजगी नहीं है। रांची में वाक़ कांग्रेस दफ्तर में न्यूज 80 से खास बातचीत में उन्होंने दावा किया कि 29 अप्रैल को 3 पार्लिमानी सीटों के लिए होने वाले इंतखाबात में मुस्लिम वोटरों ने मुत्तहिद होकर पार्टी उम्मीदवारों के हक में अपना वोट दिया है। वाज़ेह है कि किसी भी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट न दिए जाने से यहाँ के मुसलमानों में कांग्रेस के लिए नाराजगी देखी जा रही थी। कांग्रेस की स्टार कैंपेनर साधना भारती ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। रांची में कांग्रेस दफ्तर में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी के मौजू पर वज़ीर-ए-आज़म के बयान और साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को भोपाल से बीजेपी का उम्मीदवार बनाए जाने पर उन्होंने सख्त तनकीद भी की। और वहीं पटना साहब से बीजेपी उम्मीदवार रविशंकर प्रसाद लगातार अपनी सियासी मुहिम में लगे हुए हैं। इसी सिलसिले में आज सुबह वो पटना चिड़ियाखाने पहुंचे, यानी पटना जू पहुंचे, जहां उन्होंने सैरो तफरी कर रहे लोगों के बीच अपनी चुनावी तशहीर की। इस दौरान रविशंकर प्रसाद से लोगों ने मुलाकात की और इन सब मुलाकातों में उन्होंने पार्टी को वोट देने की अपील की। माहौल आप जनता से पूछिए, मुझसे नहीं। बहुत उत्साह, बहुत ही शुभकामनाएं मिलती हैं। उनकी आंखों की चमक देख करके बहुत अंदर से मजबूती मिलती है। और पटना साहब के मतदाता मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाने के लिए कृत संकल्प है। लेकिन जो यहाँ पर लड़ाई है शत्रुघ्न सिन्हा को लेकर जो बातें चल रही, उनका नाम कभी नहीं लेता। धन्यवाद। मुद्दों की लड़ाई है। चलिए। वहीं आम इलेक्शन के 4 मरहले गुजर जाने के बाद कुछ सियासी लोगों और जमातों के हौसले भले ही बुलंद नजर आ रहे हों, लेकिन यकीनी तौर पर अभी भी कुछ कहना क़ब्ल वक्त ही होगा। मारूफ सियासी मुबस्सिर प्रोफेसर रमेश दीक्षित कहते हैं कि अगर कांग्रेस ने बेहतर सियासी हिकमत अमली बनाई होती तो बीजेपी को उत्तर प्रदेश में बड़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ सकता था। लखनऊ में हमारे नुमाइंदे तारिक कमर ने प्रोफेसर रमेश दीक्षित से खास बातचीत की है। आपको दिखाते हैं इस बातचीत के कुछ अहम इक़्तिबासात। 4 मरहले गुजर चुके हैं और इन 4 मरहले जो गुजर चुके हैं, इनके बाद आप जैसे दानिश्वर क्या सोच रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं? मुझे तो मौका मिला इन चारों जितनी स्टेजेस थी उन सभी स्टेजेस के किसी न किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाने का मौका मिला था मुझे। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आज कि किसी भी हालत में जो मौजूदा सत्तारूढ़ सरकार है वो सत्ता में वापस लौटने की लाने नहीं है। कारण यह है कि मैंने जब महसूस किया 39 सीटें हो चुकी हैं, उन 39 सीटों पर सिर्फ एक ही चीज़ दिखाई पड़ रही है हर सीट पर कि लोगों में बदलने का जुनून है। इस वक्त वे चाहते हैं बदलाव लाना। कि मुख्य लड़ाई भाजपा और गठबंधन के बीच में ही है, ये भी साफ है। कांग्रेस पार्टी काफ़ी पीछे दिखाई पड़ रही है यहाँ पर भी। तो ये कुल मिलाकर गठबंधन के पक्ष में बयार है, एक तरह हवा बह रही है। लोगों को लगता है कि भाजपा को हराने में गठबंधन ही कामयाब हो सकता है। कांग्रेस ने जो यूपी में अपने उम्मीदवार उतारे हैं उनसे कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट बैंक की तकसीम के रास्ते हमवार हुए हैं। क्या कहते हैं आप, क्या कहना चाहेंगे? मैं जो ये कह रहा हूँ वो मैंने कई बार कहा है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से 15 सीटों से ज़्यादा पाने नहीं जा रही है। उसका बेसिस यही है कि 15 सीटें भी इसलिए पाने जा रही है कि जहाँ जहाँ कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार खड़े हैं वहाँ भाजपा की जीतने की गुंजाइश बन जाती है। क्योंकि हम कितना भी कहें कि बंटवारा नहीं हो रहा है, बंटवारा हो रहा है वोटों का। कितना भी कहें कि कांग्रेस पार्टी भाजपा का वोट तोड़ रही है, नहीं हो रहा है। वो अपर कास्ट मतदाताओं में कांग्रेस पार्टी सेंध लगा पाने में कामयाब नहीं दिखाई पड़ रही। अपर कास्ट और मोस्ट बैकवर्ड कास्ट पूरी तौर से भाजपा के साथ अभी तक दिखाई पड़ी हैं। मगर बाकी जो समीकरण हैं जातियों के, वो निश्चित तौर पर गठबंधन के फेवर में हैं, जिसमें माइनॉरिटीज़ भी शामिल हैं। और वो तबका भी मेजॉरिटी कम्युनिटी का शामिल है जो बदलाव चाहता है, जो आईन के प्रति समर्पित है, जो किसी भी तरह से चाहता है कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र बचा रहे। क्या बुनियादी खामी मानते हैं जो बीजेपी जिस मुहाज पर आपको नाकाम नज़र आती है? क्योंकि
मैंने जिन लोगों से बात की उनमें 2 मुद्दे सामने आए। नौजवानों में हताशा है, उनको लगता है कि उनके लिए रोजगार के मौके नहीं आए कहीं पर भी, वे परेशान हैं। किसानों के हाथ है कि किसानों के ऊपर भाजपा की गौ माताओं ने कुछ ज़्यादा मेहरबानी कर दी है कि उनकी फसल चौपट हो चुकी है। मुख्य गुस्सा किसानों का और नौजवानों का है, इसका परिणाम उन्हें भुगतना पड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस हुकूमत का इकबाल ख़त्म हो चुका है, इसकी बात का कोई भरोसा नहीं है। न 15 लाख रुपये आया, न रोजगार के अवसर सृजित हुए, न सबसे बड़ी बात यह भी है कि न किसी भी तरह की हारमोनी रही समाज में, समाज टूटता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इससे लोगों में गुस्सा है।